Welcome to Boost I Species. Today's lecture, Subhash Chandra Bose and Azad Hind Fauj. So, सुभाष चंद्र बोस को बर्थ थी 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा। इनका ग्रेजुएशन था स्कॉटिश चर्च कॉलेज जो कोलकाता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। 1919 में इन्होंने पास किया। देन इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी पास किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट बने थे 1938-39 में। और जो 1939 में ये बने थे उस वक्त इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से। वही पट्टा में सीतारामैया वाला जो इशू हुआ था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर इनके जो अलग डायमेंशंस थे, ये कुछ और चाहते थे, बाकी कांग्रेस लीडर्स स्पेशली गांधी कुछ और, सो रिज़ाइन कर दिया इन्होंने। फिर इन्होंने 39 में ही अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। बाद में 41 में ये जर्मनी चले गए। ठीक है, 1943 में इनको आज़ाद हिंद फौज का कंट्रोल मिलता है और इनको हम नेताजी भी बोलते हैं। ये कुछ फैक्ट वाइज है, उसी तरह देखिएगा। देन जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इनको टाइटल दिया था देश नायक। महात्मा गांधी ने बोस को टाइटल दिया था पैट्रियट ऑफ पैट्रियट। देन जर्मनी गवर्नमेंट की हेल्प से इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया था। वहाँ ये बहुत सारे पैम्पलेट पब्लिश करते थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस से रिलेटेड और अपनी स्पीच वगैरह देते थे, वो सारी चीज़ें प्रिंट होती थी। 1941 में क्या होता है, जो जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर होते हैं उनके टच में आते हैं बोस और वो अलाउ करते हैं बोस को कि कंसोलिडेट कर सकते हैं अपनी आर्मी को और इंडिया के फ्रीडम के लिए फ़ाइट करें बोस। देन 1942 में बोस क्या करते हैं, जो वॉर ऑफ प्रिजनर्स होते हैं बहुत सारे, उसमें से अप्रॉक्स 10,000 लोगों को वो रिक्रूट करते हैं। और कहाँ से रिक्रूट करते हैं? फ्रॉम जनरल एरविन रोमेल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और वहाँ से लेके ये 10,000 सोल्जर्स की आर्मी बनाते हैं, उनका नाम देते हैं द फ्री इंडियन लीगन। ठीक है। देन जो आज़ाद हिंद फौज थी बेसिकली वो बनाई थी कैप्टन मोहन सिंह ने। वो फॉर्मर इंडियन ऑफिसर थे इंडियन ब्रिटिश आर्मी में। सो जब जो ब्रिटिश आर्मी थी वो हार रही थी जापान से, तब जो मोहन सिंह थे वो जापानीज से हाथ मिला लेते हैं, उनकी तरफ हो जाते हैं। और जापानीज क्या होते हैं, इंडियन सोल्जर्स को जो जिनको उन्होंने बंदी बना के रखा था वॉर ऑफ प्रिजनर्स की तरह, वो किसको दे देते हैं? मोहन सिंह को दे देते हैं। और मोहन सिंह उन्हीं वॉर ऑफ प्रिजनर्स से को स्टार्ट करते हैं रिक्रूट करना, किसमें? आज़ाद हिंद फौज में। देन दिसंबर 41 में जो मलय फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे पंजाब रेजिमेंट जिसको मोहन सिंह लीड कर रहे होते हैं वो हार जाती है जापानीज से, जिसके लीड कर रहे थे जिसको एलवी फिट पैट्रिक, जो इंग्लिश ओरिजिन के थे। सो जब वो लोग हार जाते हैं तो जो बैंकॉक के अच्छा जब वो हार गए तो इसका मतलब आज़ाद हिंद फौज थोड़ी सी रुक जाएगी और आगे कैसे बनेगी। फिर वहीं पे बैंकॉक में एक इंडियन रेजिडेंस रह रहे होते हैं ज्ञानी प्रीतम सिंह। उनको लगता है कि जो जापानीज़ हैं और जो मोहन सिंह हैं उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप स्टैब्लिश करनी चाहिए, और वो सक्सेसफुली करा भी देते हैं ताकि वो इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट कर पाए आज़ाद हिंद फौज में। देन जापानीज़ मेजर एक होते हैं इवाची फौजीवाया और ज्ञानी प्रीतम सिंह इनकरेज करते हैं दोनों लोग मिलके कैप्टन मोहन सिंह को कि इंडियन आर्मी को लीड करें, इंडियन नेशनल आर्मी को। ऐसे ही होता है। दिसंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह एग्री हो जाते हैं एंड जुलाई 1942 में अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी फाउंड हो जाती है। और जो जिसमें डिफीटेड इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी के, उनको मलय से लाके यहाँ रिक्रूट किया जाता है। और ये भी बताया जाता था, तो इसलिए हमें ये भी समझ में आता है कि जो आईएनए का जो क्लियर आइडिया था उसको ज्ञानी प्रीतम सिंह और इवाची फुजीवारा ने दिया था। अब मोहन सिंह ने ब्रेवली इस टास्क को फॉलो किया था और अपनी लीडरशिप दी थी। ठीक है।
देन जो फर्स्ट डिवीज़न जो बनती है INA की, उसको सितंबर 42 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। मोहन सिंह उसके कमांडर बनते हैं। देन जुलाई 43 आता है तो जो रास बिहारी बोस तब तक उसके बनते हैं कमांडर, और बाद में 4 जुलाई को सुभाष चंद्र बोस को उसके कमांड दे देते हैं। ठीक है। देन 21 अक्टूबर 43 में सुभाष चंद्र बोस एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं फ्री इंडिया के लिए, जिसको बोलते हैं आज़ाद हिंद सरकार, सिंगापुर में बनाते हैं। ठीक है। जो आज़ाद हिंद फौज जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 4 जुलाई 43 के, उसकी लीडरशिप भी नेताजी को मिलती है। और जो फौज थी आज़ाद हिंद फौज, वो बनाई गई थी सिंगापुर के आइलैंड में, जो तब तक पार्ट था किसका, ब्रिटिश आइलैंड का। बाद में सिंगापुर क्या होता है, मलेशिया का पार्ट बन जाता है 63 में। देन 9 अगस्त 65 में जो मलेशिया की पार्लियामेंट होती है, वो रेजोल्यूशन पास करती है और सिंगापुर को अलग कर देगी मलेशियन यूनियन से। तब से सिंगापुर एक फ्री कंट्री है। ठीक है। उससे पहले सिंगापुर वॉज द पार्ट ऑफ मलय जब आज़ाद हिंद फौज बनी थी। ये तो हिस्टोरिकल एक चीज़ हो गई जोग्राफिकल से। ठीक है। अब सिंगापुर में नेताजी अपील करते हैं सोल्जर्स से, उनको मोटिवेट करेंगे, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पीचेस देते हैं। उसमें से एक ये वाली स्टेटमेंट है कि वी हैव सेक्रीफाइस अ लॉट बट द अल्टीमेट सेक्रीफाइस ऑफ आवर लाइफ इज रिमेनिंग एंड वी नीड द प्रिस्ट who is ready to sacrifice his life to the goddess of freedom for the independence of his country। फिर वो कहते हैं give me blood I will give you freedom। वो कहते हैं कि हमने अभी तक बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, आगे हमें और भी करने पड़ेंगे। हमें एक ऐसे प्रिस्ट की ज़रूरत है जो सॉरी आई एम नॉट वेल, जो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दे भारत माता के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और वो जय हिंद का स्लोगन भी देते हैं, जो अभी भी ट्रेडिशनली हम यूज़ करते हैं सैल्यूट के लिए इन इंडिया में, अभी भी यूज़ होता है। लाइक जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो सीनियर को जब भी मिलते हैं तो जय हिंद, वो सैल्यूट वाला यही सिस्टम हम आज भी ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं। कभी नोटिस करिएगा, अगर कभी आपका मिलना हो किसी सिविल सर्वेंट से, या आप भी जब बनेंगे तो यू विल फॉलो द सेम ट्रेडिशन। ओके। देन आज़ाद हिंद फौज डे मनाया गया 12 नवंबर 1945 को, और ये सेलिब्रेशन चला 5 नवंबर से 11 नवंबर तक। सो वहाँ पे जो आज़ाद हिंद फौज वीक, इसमें ये पूरी वीक चला था। देन जो उसके सोल्जर्स थे और जो ऑफिसर्स थे, बाद में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उन पर बहुत सारे केसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट लगा देती है। तो ये जो दिल्ली रेड फोर्ट, तो यही रेड फोर्ट वाला जो केस बनता है, दैट इज़ दिस। उसमें 3 लोगों को कन्विक्ट किया जाता है, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज को। और जो राशिद अली होते हैं उनको 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिलता है। तो कांग्रेस होती है वो बहुत एक्टिवली इस चीज़ को नोटिस करती है और अपनी आज़ाद हिंद फौज रेस्क्यू कमेटी बनाती है। उसमें जितने भी प्रोमिनेंट एडवोकेट होते हैं उस टाइम के, उनको सबको रिक्रूट कर देती है। लाइक भुलाबे देसाई इसकी कमेटी के लीडर होते हैं, तेज बहादुर सप्रू होते हैं इसमें, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली एंड जवाहरलाल नेहरू, ये सारे 5 मेंबर होते हैं इसके। ठीक है। ये लोग कंट्री साइड प्रोटेस्ट करते हैं कि ये सेंटेंस जो दिया जा रहा है गलत है और इसे रोकना चाहिए। फाइनली जो वायसराय लॉर्ड वेवल होते हैं वो पार्डन कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं डेथ सेंटेंस को यूजिंग हिज स्पेशल पावर्स। ये सारे लोग ये सब बच जाते हैं। फाइन। देन जब जवाहरलाल नेहरू सक्सीड करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास कराते हैं। उसमें उस रेजोल्यूशन को पास कराने में इसमें स्पेशल चीज़ ये होती है कि जो गुरिल्ला वारफेयर होता है अगेंस्ट जापानीज़, उससे रिलेटेड पास होता है ये, कि वो अलाउ करते हैं इस चीज़ को। कहाँ पे ये पास होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो मीटिंग होती है वहाँ पे। सो इस तरीके से जो इंडियन कांग्रेस होती है वो पूरी तरीके से अपोज कर देती है नासिज्म को, फासिज्म को और जितनी भी इंपीरियल आइडियोलॉजीज होती हैं उन सबको। सो दिस इज़ इन दिस लेक्चर सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम आज़ादी के बहुत पास पहुँच रहे हैं। तो ये सारे इवेंट, बहुत सारे डेट एंड chronology is very very important, so remember very clearly. Thank you for watching. Do like and subscribe this channel.